दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार की रिपोर्ट्स अवेलेबल होती हैं और कब कब पब्लिश होती हैं वो, और उन रिपोर्ट्स के अंदर क्या क्या फिनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, जैसे कि इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। हर एक स्टेटमेंट के अंदर क्या होता है और हमें उनसे क्या पता चलता है। फिर हम बात करेंगे आपस में ये फिनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे रिलेटेड होती हैं, और फाइनली एक बिल्कुल बेसिक एग्जांपल लेंगे और देखेंगे कि कैसे फिनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगी उस केस में और कैसे चेंज होंगी ओवर टाइम, ताकि फिर रीड करने में आसानी रहे। तो पहले पॉइंट पे चलते हैं, टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स। सबसे पहली होती है एनुअल रिपोर्ट, जो कि पूरे साल की होती है। नाम से ही पता चल रहा है, साल में एक बार पब्लिश होती है। आप लोगों को पता ही होगा, फिनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक होता है। तो अगर FY20 की एनुअल रिपोर्ट है, उसका मतलब है वो 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक की है। एनुअल रिपोर्ट 100-200 पेजेस की होती है। इसमें बहुत ज़्यादा डिस्क्लोजर्स होते हैं। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उसकी एनुअल रिपोर्ट को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। फिर उसके बाद होती हैं क्वार्टरली रिपोर्ट्स, जो कि साल में 4 बार पब्लिश होती हैं। इनमें ज़्यादा डिटेल्स नहीं होती, ज़्यादा डिस्क्लोजर नहीं होते, लेकिन फिनेंशियल स्टेटमेंट्स इनके अंदर भी होती हैं, जैसे कि इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। और ये 4 क्वार्टर होते हैं साल में, Q1, Q2, Q3, Q4। पहला क्वार्टर 30 जून को ख़त्म होता है, दूसरा क्वार्टर 30 सितंबर को ख़त्म होता है, तीसरा क्वार्टर 31 दिसंबर को ख़त्म होता है और फिर चौथा क्वार्टर 31 मार्च को ख़त्म होता है। इन स्टेटमेंट्स के थ्रू कंपनी हमें 3-3 महीने की इन्फॉर्मेशन देती रहती है, अपडेट रखती है। फिर तीसरी होती हैं करंट रिपोर्ट्स। अगर कोई भी 2 क्वार्टर्स के बीच में कोई मटीरियल इवेंट होता है, मटीरियल इवेंट मतलब जिसके होने से स्टॉक प्राइस पे फ़र्क पड़ेगा, जैसे कि टॉप मैनेजमेंट ने रिज़ाइन कर दिया, या फिर किसी ने कंपनी के खिलाफ लॉसूट फाइल कर दिया, या फिर कंपनी का कोई बहुत बड़ा कस्टमर था वो उसने लूज़ कर दिया। और ये सारी की सारी रिपोर्ट्स बनाता कौन है? कंपनी की मैनेजमेंट खुद ही बनाती है। हमें ये रिपोर्ट्स रीड करनी आनी चाहिए, क्योंकि मैनेजमेंट खुद ही बना रहा है और ध्यान रखना चाहिए कि उन्होंने सही से बनाई है कि नहीं। अब चलते हैं दूसरे टॉपिक पे, जो है टाइप्स ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो 4 तरह की हैं फिनेंशियल स्टेटमेंट्स: बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ शेयर होल्डर इक्विटी। इनमें फ़र्क ध्यान से देखना भी गया है। तो बैलेंस शीट है जो, वो एक पर्टिकुलर टाइम पे कंपनी की फिनेंशियल पोजीशन बताती है, जैसे कि आज की डेट पे कंपनी के पास कितने एसेट्स हैं और कितनी लायबिलिटीज़ हैं। दूसरी भाषा में बोलें, कंपनी के पास कितने रिसोर्सेज हैं जिनको वो यूज़ करके कैश फ्लो जनरेट कर सकती है, और कितनी देनदारियाँ हैं उस कंपनी की आज की डेट पे। बैलेंस शीट में ये बात याद रखने वाली है कि वो एट अ स्पेसिफिक डेट होती है। जैसे कि अगर एनुअल रिपोर्ट पब्लिश हुई है रिसेंटली, तो वो आपको बताएगी कि 31 मार्च 2020 को क्या कंपनी के पास एसेट्स हैं, क्या कंपनी के पास लाइबिलिटीज़ हैं। और अगर क्वार्टर की है, जैसे Q1 की है, Q1 कब ख़त्म होता है? 30 जून को। तो Q1 की बैलेंस शीट आपको बताएगी कि 30 जून को कंपनी के पास कितने एसेट्स थे, कितनी लाइबिलिटीज़ थी। ऐसे ही Q2 वाली आपको बताएगी कि 30 सितंबर को कंपनी के पास कितने एसेट्स थे, कितनी लाइबिलिटीज़ थी। ऐसे ही Q3 की आपको बताएगी 31 दिसंबर को कितने एसेट्स थे, कितनी लाइबिलिटीज़ थी। फिर आती है इनकम स्टेटमेंट। ये बताती है कि कंपनी ने उस पीरियड के दौरान अपने ऑपरेशन से कितनी इनकम जनरेट की और वो इनकम जनरेट करने के लिए कितना खर्चा किया। ये कंपनी की बिजनेस एक्टिविटीज़ से रिलेटेड होती है कि उस पीरियड के दौरान कंपनी ने क्या बिजनेस एक्टिविटीज़ की, कितना रेवेन्यू जनरेट किया और कितना खर्चा किया उस रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए। जैसे कि एनुअल रिपोर्ट है हमारे पास अवेलेबल FY20 की, तो उसमें जो इनकम स्टेटमेंट है वो हमें बताएगी कि 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक कंपनी ने कितना रेवेन्यू जनरेट किया अपना सर्विस बेच के, अपना प्रोडक्ट बेच के, और उसको बेचने के लिए कितना खर्चा किया उन 365 दिनों में, और कितना फिर फाइनली प्रॉफिट कमाया। और अगर Q1 की इनकम स्टेटमेंट अवेलेबल है तो वो आपको बताएगी 1 अप्रैल 2019 से लेकर 30 जून 2019 तक कंपनी ने कितना रेवेन्यू जनरेट किया और कितने का खर्चा किया उस रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए, और फिर फाइनली कितना प्रॉफिट कमाया उस पीरियड के दौरान। ये बात याद रखने वाली है। बैलेंस शीट थी एट अ पर्टिकुलर डेट, मतलब आखिरी वाले दिन। फिर तीसरी होती है कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो कि आपको बताती है कि कितना कैश अंदर आया कंपनी के, कितना कैश बाहर गया। दूसरी भाषा में बोल रहे हैं इसे, कहाँ से कैश आ रहा है कंपनी के पास और कहाँ कैश लग रहा है वो, यानी सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ कैश फ्लो एक पर्टिकुलर पीरियड के दौरान। जैसे कि एनुअल रिपोर्ट में हमारे पास कैश फ्लो स्टेटमेंट है, वो हमें बताएगी 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक उस पीरियड के दौरान, उन 365 दिनों के दौरान कितना कैश अंदर आया, कितना कैश बाहर गया।
या फिर कहाँ कहाँ से हमारे पास कैश आया, क्या सोर्सेज थे और कहाँ कहाँ हमने उसे लगाया, क्या उसकी यूजेस थी। कैश फ्लो स्टेटमेंट और इनकम स्टेटमेंट में फ़र्क ये है, कैश फ्लो स्टेटमेंट सिर्फ ये बताती है कि कैश कितना आया कितना गया। इनकम स्टेटमेंट हमें बताती है कि कितने का माल हमने बेचा और कितने का खर्चा किया हमने वो माल बेचने के लिए। जैसे मान लो आपने 1000 रुपये का माल बेच दिया और आपको 800 रुपये कैश मिला और 200 रुपये उसने बोला कि मैं अगले महीने दे दूँ आपको, तो वो उस पीरियड के दौरान उसने वो कैश नहीं दिया जिस पीरियड की वो कैश फ्लो स्टेटमेंट और इनकम स्टेटमेंट है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट तो दिखाएगी 800 रुपये का कैश आया, इनकम स्टेटमेंट बोलेगी कि 1000 रुपये का रेवेन्यू जनरेट हुआ क्योंकि वो 1000 रुपये का माल बेच चुका है। तो जो बाकी 200 बच गए उसको एसेट के तौर पे अकाउंट रिसीवेबल दिखाएंगे बैलेंस शीट पे। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, अभी बाद में बात करेंगे। ऐसी अगर Q1 की बात हो रही है तो वो हमें बताएगा कि 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक उस पीरियड के दौरान कितना कैश अंदर आया कितना कैश बाहर गया, सिंपल। फिर चौथी होती है स्टेटमेंट ऑफ स्टॉक होल्डर्स इक्विटी। ये हमें बताती है 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 उस पीरियड के दौरान कैसे शेयर होल्डर इक्विटी चेंज हो रही है, नए शेयर इशू किए हैं, शेयर रीपरचेज किए हैं, शेयर होल्डर इक्विटी से रिलेटेड जो भी हो रहा है उस पीरियड के दौरान वो ये वाली स्टेटमेंट बताती है। अब बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बैलेंस शीट लेते हैं। इसके नाम में ही बैलेंस है तो इसमें कुछ बैलेंस हो रहा होगा। और बैलेंस क्या होता है, एसेट्स और लायबिलिटीज़। इसमें हमें सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस शेयर होल्डर इक्विटी। एसेट्स मतलब कंपनी के रिसोर्सेज, लायबिलिटीज़ मतलब कंपनी की देनदारियाँ, और जो कंपनी के रिसोर्सेज और कंपनी की देनदारियों के बीच का जो डिफरेंस होता है, जो बच गया, वो शेयर होल्डर इक्विटी होती है। इसे अगर दूसरी तरह से देखें तो जो कंपनी के एसेट्स हैं, कंपनी के रिसोर्सेज हैं, उन पे लायबिलिटीज़ हैं जो उनका हक है, पहला उनका हक निकाल के उसके बाद जो बचे कुछ एसेट्स हैं उन पे हक है शेयर होल्डर्स का, तो वो होती है शेयर होल्डर इक्विटी। फिर एक और नज़रिए से भी इसको देखा जा सकता है कि सोर्सेज ऑफ फंड क्या हैं और यूजेस ऑफ फंड क्या हैं। तो जो लायबिलिटीज़ वाली साइड है वो है सोर्सेज ऑफ फंड्स, मतलब पैसा यहाँ से आ रहा है। पैसा कहाँ से आता है, या तो शेयर इशू करके इक्विटी बनती है, या फिर बैंक से लोन लेके या बॉन्ड्स इशू करके ये लायबिलिटीज़ बनती हैं। और फिर इस पैसे का यूज़ कहाँ पे किया जाता है, एसेट्स को ख़रीदने में, ताकि कंपनी का धंधा चल सके। तो वो होता है यूजेस ऑफ फंड्स, वो है लेफ़्ट साइड। जैसे किसी इंसान की भी बैलेंस शीट बनाई जा सकती है, तो आपके पास कार है, घर है, कैश है, बैंक बैलेंस है, वो सब आपके एसेट्स हैं। और लायबिलिटीज़ क्या है आपकी, बिजली का बिल, पानी का बिल, हाउस लोन, कार का लोन, क्रेडिट कार्ड बिल, ये सब आपकी लायबिलिटीज़ हैं। अगर आप अपने एसेट्स में से अपनी लायबिलिटीज़ निकाल दें तो आपकी नेटवर्थ है। जैसे बोलते हैं ना, वॉरेन बफे की नेटवर्थ इतनी है, अंबानी की इतनी है, तो वो ये वाली नेटवर्थ होती है कि उस बंदे के पास कितने एसेट्स हैं और कितनी उसकी लायबिलिटीज़ हैं, उसका जो डिफरेंस है वो उस बंदे की नेटवर्थ है। तो ऐसे ही कंपनी की भी बैलेंस शीट होती है। अगर आपको कोई कंपनी खड़ी करनी है तो आपको सोर्स चाहिए फंडिंग का, क्योंकि पैसा चाहिएगा कंपनी खड़ी करने के लिए। तो वो पैसा कहाँ से आएगा, या तो खुद का पैसा डाल लोगे या शेयर इशू करोगे आप, जो कि दूसरे लोग खरीद देंगे, तो वो इक्विटी होगी कंपनी की। और दूसरा तरीका है पैसा लेने का, बैंक लोन या बॉन्ड इशू करके। तो अगर आप बैंक लोन लेते हैं या बॉन्ड्स इशू करते हैं तो आपको एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट बैंक को या बॉन्ड होल्डर्स को पे करना पड़ता है। या आपने पैसा उठा लिया, अब इसको कहीं पे लगाएंगे ताकि धंधा बना सके अपना, तो आप एसेट्स खरीदेंगे ताकि मेरा धंधा चल सके। फिर वो धंधा कैसा चल रहा है वो बताएगी इनकम स्टेटमेंट। तो अब इनकम स्टेटमेंट की बात करते हैं। इनकम स्टेटमेंट में क्या होता है, रेवेन्यू होता है। रेवेन्यू होता है कितने का माल हमने बेचा या कितने की सर्विस प्रोवाइड की कस्टमर्स को। फिर उसमें से हम माइनस कर देते हैं एक्सपेंसेस, यानी कितना खर्चा हुआ वो प्रोडक्ट बेचने के लिए या वो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए कंपनी का उस पीरियड के दौरान। जो बच गया उसमें से हम अब इंटरेस्ट भी पे करेंगे जो बॉन्ड होल्डर्स हैं उनको, और जो बैंक है उसको। तो इंटरेस्ट माइनस करके जो बच गया फिर हम गवर्नमेंट को टैक्स पे करेंगे, हमारी कंपनी ने जो भी इनकम जनरेट किया। तो फिर उसके बाद जो बच गया वो तब फाइनल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोलते हैं जैसे, जो कि शेयर होल्डर्स के लिए अवेलेबल होता है। कंपनी में पैसा किसने डाला है, बैंक ने, बॉन्ड होल्डर्स ने, और दूसरा था शेयर होल्डर ने। तो उनको कुछ रिटर्न तो चाहिए ना,
तो ये कंपनी का धंधा चला के हमने जो इनकम जनरेट किया उससे हमने इंटरेस्ट पेमेंट कर दी, तो बैंक वाले और बॉन्ड होल्डर्स खुश हो गए, तो अब शेयर होल्डर को भी कुछ देना पड़ेगा। तो बॉन्ड होल्डर्स और बैंक को दे के, क्योंकि इनका पहला हक होता है, जो बच गई इनकम वो फिर शेयर होल्डर के लिए अवेलेबल होती है, जिसे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोलते हैं या नेट इनकम बोलते हैं। तो अब कंपनी की चॉइस है कि वो एज अ डिविडेंड ये सारा का सारा प्रॉफिट शेयर होल्डर को दे दे, या फिर कुछ पार्ट डिविडेंड की तरह दे दे और बाकी रिटेन कर ले, ताकि फ्यूचर में ग्रो कर सके। जो प्रॉफिट उसने रिटेन किया है उससे वो एसेट्स खरीद ले और ज़्यादा, क्योंकि पैसा कहाँ से आएगा नहीं तो, या फिर और शेयर इशू करने पड़ेंगे, या फिर बैंक लोन और ज़्यादा लेना पड़ेगा अगर मुझे अपने एसेट्स बढ़ाने हैं। या फिर दूसरा तरीका यह प्रॉफिट का ही मैं यूज़ कर लेता हूँ, धीरे धीरे इकट्ठा होता रहेगा प्रॉफिट और फिर मैं एसेट्स और ख़रीद लूँगा, अपना धंधा ग्रो कर लूँगा, बड़ा कर लूँगा। तो जैसे मान लो 100 रुपये का प्रॉफिट जनरेट किया, तो 20 रुपये डिविडेंड पे कर दिया शेयर होल्डर को कि भाई चलो कुछ तो ले लो थोड़ा तुम, क्योंकि बाद में कंपनी फेल हो जाए तो क्या पता वो भी नसीब ना हो बेचारों को, रिस्क ले रहे हैं ना क्योंकि वो। और 80 रुपये रिटेन कर लिए, जिससे मेरी इक्विटी बढ़ जाएगी और मैंने वो एक्चुअल में कैश रखा हुआ है बैंक में, और फ्यूचर में मैं उसके एसेट वगैरह भी खरीद सकता हूँ। रिटेन्ड अर्निंग से मेरी इक्विटी बढ़ जाएगी, कंपनी अच्छा करेगी, प्रॉफिट जनरेट करती रहेगी शेयर होल्डर लेवल पे, तो इक्विटी बढ़ती रहेगी, मतलब शेयर होल्डर्स का हक बढ़ता रहेगा। और अगर लॉस करेगी तो इक्विटी कम भी हो सकती है। तो रिटेन्ड अर्निंग्स 80 रुपये की बैलेंस शीट में जाके एट द एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च 2020 को 80 रुपये से उसकी इक्विटी बढ़ा देंगे, और इधर कैश बढ़ जाएगा उसका, अगर उसने कैश ही रखा हुआ। बाद में वो चाहे इक्विपमेंट वगैरह कुछ भी खरीद ले, क्योंकि बैलेंस शीट को बैलेंस रहना पड़ता है, तो इसलिए अगर कुछ राइट साइड बढ़ेगा तो लेफ़्ट साइड भी बढ़ेगा। और अगर वो कैश 80 रुपये का वो यूज़ कर ले और फिर उसी से इक्विपमेंट खरीद ले, तो कैश ज़ीरो हो जाएगा, यानी कि डिक्रीज़ हो गया 80 रुपये से, और इक्विपमेंट बढ़ जाएगा 80 रुपये से, तो बैलेंस है अभी भी, नेट इफेक्ट ज़ीरो है। या तो लेफ़्ट साइड में ही ऊपर नीचे हो जाएगा, या फिर राइट साइड में ही ऊपर नीचे हो जाएगा, या फिर अगर लेफ़्ट में ऊपर हो रहा है तो राइट में भी ऊपर होगा, लेफ़्ट में नीचे हो रहा है तो राइट में भी नीचे होगा। ऊपर नीचे मतलब इंक्रीज़ कोई भी चीज़ या डिक्रीज़ कोई भी चीज़। तीसरी स्टेटमेंट पे चलते हैं हम, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये 3 तरह की एक्टिविटीज़ से क्या कैश फ्लो अंदर आ रहा है, क्या बाहर जा रहा है, ये बताता है हमें। 3 तरह की एक्टिविटीज़ क्या हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फिनेंसिंग। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ मतलब कंपनी का जो धंधा है, मेन ऑपरेशंस हैं, उनसे कितना पैसा अंदर आया है, कितना बाहर गया है, ये इनकम स्टेटमेंट से डायरेक्टली लिंक्ड होता है। तो जैसे हमने रेवेन्यू जनरेट किया 1000 रुपये का, 800 रुपये कैश मिल गया, लेकिन 200 रुपये उसने बोला कि मैं 30 दिन बाद दूंगा, तो फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में 800 रुपये दिखाएगा, बाकी 200 रुपये नहीं दिखाएगा, लेकिन रेवेन्यू में वो 1000 ही दिखाएगा, जैसे हमने पहले भी बात किया। और फिर जो एक्सपेंसेस हुए हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से रिलेटेड, जिनकी पेमेंट हमने कैश में की है, तो वो माइनस होंगे इसी से। इन्हें माइनस करके जो बच जाएगा वो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हो जाएगा। और डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करते हम इसमें, क्योंकि डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस है, क्योंकि कैश बाहर नहीं जा रहा, कैश जा चुका है पहले, इसलिए वो माइनस नहीं करते यहाँ पे। डेप्रिसिएशन वाला चक्कर बताता हूँ अभी कहाँ पे होगा। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ है, यह हमें बताता है कंपनी ने क्या प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट खरीदा, कहाँ कहाँ पैसा इन्वेस्ट किया मतलब। तो अगर इक्विपमेंट खरीद रही है कंपनी तो कैश जाएगा बाहर, और अगर कंपनी इक्विपमेंट बेच रही है तो कैश आएगा अंदर, तो उसका जो भी नेट होगा वो होगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। तो अगर कंपनी ने इक्विपमेंट खरीदा 10,000 का, तो कैश बाहर जाएगा 10,000। वो कैश आउटफ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से नहीं हुआ, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से हुआ है। और इनकम स्टेटमेंट में इस 10,000 का कुछ पार्ट एज अ डेप्रिसिएशन शो किया जाएगा, वो बाद में बात करेंगे, डिटेल में नहीं जाएंगे। तीसरा होता है कैश फ्लो फ्रॉम फिनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो फिनेंसिंग मतलब कंपनी कैसे फिनेंस करती है खुद को, कैसे पैसा उठाती है। तो 2 तरीके हैं पैसा उठाने के, डेट या इक्विटी। अगर कंपनी लोन लेती है तो वो कैश इनफ्लो होगा, और अगर कंपनी लोन की रीपेमेंट कर रही है तो वो कैश बाहर जा रहा है उस। और ऐसे ही अगर कंपनी और ज़्यादा शेयर इशू कर रही है तो कैश अंदर आएगा उस पीरियड के दौरान, और अगर कंपनी रीपरचेज कर रही है स्टॉक को तो वो बाहर जाएगा। और इस सब का जो भी नेट इफेक्ट होगा वो होगा कैश फ्लो फ्रॉम फिनेंसिंग एक्टिविटीज़। इक्विपमेंट खरीदने वाला और डेप्रिसिएशन थोड़ा और बता देता हूँ डिटेल में। जैसे मैंने इक्विपमेंट खरीदा 10,000 रुपये का, तो वो मैं इनकम स्टेटमेंट में ये नहीं दिखाऊंगा कि मैंने 10,000 का खर्चा किया है, क्योंकि वो जो मैंने 10,000 का इक्विपमेंट खरीदा है वो 10 साल चलेगा भी
तो उसे मैं 10 साल तक डेप्रिशिएट करूँगा, मतलब 1000 रुपये से हर साल उसकी वैल्यू घट रही है। तो डेप्रिसिएशन के तौर पे मैं एक्सपेंस शो करूँगा 1000 रुपये अपनी इनकम स्टेटमेंट में उस पीरियड के दौरान। लेकिन जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है उसमें कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में मैं दिखाऊँगा कि 10,000 रुपये मेरा कैश बाहर गया। क्योंकि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो सिर्फ कैश में बात करती है, वो नहीं देखती कि 10 साल चलेगा, कितने साल चलेगा। वो सिंपल देखती है कितना कैश अंदर आ रहा है, कितना बाहर जा रहा है। अब देखते हैं कि ये फिनेंशियल स्टेटमेंट्स आपस में कैसे रिलेटेड हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस इक्विटी। तो एसेट्स किस प्रकार के हो सकते हैं, कैश हो सकता है या नॉन कैश एसेट्स कुछ भी हो सकते हैं, इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़। इक्विटी को हम ब्रेक कर सकते हैं कंट्रीब्यूटेड कैपिटल प्लस रिटेन्ड अर्निंग्स में। कंट्रीब्यूटेड कैपिटल मतलब जो शेयर इशू करके पैसे उठाए थे कंपनी ने वो, और रिटेन्ड अर्निंग्स मतलब कंपनी ने अपने प्रॉफिट से कितना पैसा एक्यूमुलेट किया है यहाँ पे इक्विटी में। अब मान लो 31 मार्च 2019 को कंपनी के पास ये कैश है, ये नॉन कैश एसेट्स हैं, ये लाइबिलिटी है, ये कंट्रीब्यूटेड कैपिटल है, ये रिटेन्ड अर्निंग्स हैं। फिर एक साल बाद 31 मार्च 2020 को कंपनी के पास मान लो ये कैश है, ये नॉन कैश एसेट्स हैं, ये लाइबिलिटी है, ये कंट्रीब्यूटेड कैपिटल है और ये रिटेन्ड अर्निंग्स हैं। तो 2 बैलेंस शीट होगी हमारे पास जो कि अवेलेबल होती है एनुअल रिपोर्ट में। तो अब जो ये कैश का फ़र्क है इन 2 सालों के बीच में, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बताएगी इस साल के दौरान ऐसा क्या हुआ, कैसे कैश इनफ्लो आउटफ्लो हुए कि ये कैश इतने से इतना हो गया। फिर दूसरा जो रिटेन्ड अर्निंग्स पे इनकम स्टेटमेंट बताएगी कि ऐसा उस साल के दौरान क्या हुआ कि रिटेन्ड अर्निंग्स पहले इतनी थी अब इतनी हो गई हैं। और ऐसे ही स्टेटमेंट ऑफ शेयर होल्डर इक्विटी बताएगी कि इस साल के दौरान ऐसा क्या हुआ कि कंट्रीब्यूटेड कैपिटल पहले ये थी अब ये हो गया।